मुसद्दिक मलिक साहब, थोड़े दिन पहले एक मीटिंग थी, एक छोटी सी ब्रीफिंग थी। बहुत ही कम लोग थे उसमें, आपके कुछ और भी कुलीग थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो वहाँ उनसे बात हो रही थी कि जी क्या कोई गुंजाइश है आपकी तहरीक इंसाफ के साथ कोई बातचीत हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा जी कि हाँ हो सकती है, अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो पब्लिकली कौम के सामने ये एतराफ़ करें कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसका मास्टरमाइंड मैं हूँ, ये मैंने सारी प्लानिंग की थी लेकिन मुझसे गलती हो गई, उसके बाद हम उनसे बात करने पे गौर कर सकते हैं। तो क्या आपके ख्याल में वाकई सिचुएशन ऐसी है कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो ईद मुबारक कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करें, तो क्या प्राइम मिनिस्टर उससे पहले ये चाहेंगे कि पहले वो माफ़ी मांगे कौम से और फिर ईद मुबारक वसूल करें? देखें, अगर आप प्राइम मिनिस्टर का रवैया देखें तो आपको याद होगा कि वो कितनी देर तक असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते रहे कि आइए मुझसे बात कीजिए, और मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत, उसके ऊपर बैठ के बात करते हैं। अगर आपने पीपल्स पार्टी का रवैया देखना है तो आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले भी किसी तकरीर में उन्होंने कहा, याद करवाया कि हमने आपको कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी एक तरफ वज़ीर आज़म कह रहे हैं और एक तसलसल के साथ कहते चले आ रहे हैं, ऑपोजिशन में बैठ के भी कहते चले आ रहे हैं और हुकूमत लेने के बाद भी कहते चले आ रहे हैं कि आओ बैठो बात करो, हम मुआशी तंगी में हैं, हम कम से कम सारे दोस्त जिनकी आपस में सियासी टकराव भी है और हर चीज़ के ऊपर इत्तफाक भी नहीं है, मिल के बैठ के मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोई तरीक़ाकार तय करते हैं। और खान साहब ने उसका क्या जवाब दिया? तो जब जंग हो गई थी और आपको याद है कि पूरी ऑपोजिशन को ब्रीफिंग देनी थी, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमलावर हो गया था, तो तब भी उस वक्त के चीफ जो हैं उन्होंने आके ब्रीफिंग दी, खान साहब ने तशरीफ़ लाने की भी जहमत नहीं की। आपने उनका रवैया असेंबली में देखा कि वो आए, इवन जब जंग चल रही थी और एक दूसरे के हाथ मजबूत करने का वक्त था तो उस वक्त भी उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाया। ठीक है, मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं समझ आती कि खान साहब अगर वाकई अपने ह्यूब्रियस को अलहदा करें, जिसकी वो खुद जद में आ गए, यानी अपनी वो खुदा अपने जाल में सयाद आ गया, कि आपकी अपनी अना आपके आड़े आई और आपको ले बैठी। अगर उनको ये बात समझ आ जाए और वो मतानत के साथ आगे बढ़ना चाहें और लोगों के साथ बैठ के इख्तलाफी बात करना चाहें, ये कहना चाहें कि हमारा इख्तलाफ है, तो इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझता इसमें कोई भी हर्ज है और मैं नहीं समझता कोई इनको रोकेगा। अच्छा, अब इसमें एक मैं और नहीं समझता कि वो ये एक और इशू भी है कि एक तरफ तो हम बात करें कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उसकी आपस में कोई बातचीत का रास्ता निकले, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और हुकूमत के दरमियान भी कुछ मामला जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। अब मैं बात करूँगा, इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की एक जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर हैं जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम सलाम अहमद भाई, क्या हाल है जी? मैं तो खैरियत से हूँ और चाहता हूँ कि आप भी खैरियत से हों, लेकिन आपका एक ट्वीट मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसके बाद मुझे लग रहा है कि खैरियत नहीं है, क्योंकि उसमें आप ये कह रहे हैं कि जनाब आपकी पार्टी का एक आला सतही इजलास हुआ और उसमें बहुत से मामलात पे गौर व फिक्र किया गया और उसमें एक मामला ये भी था कि हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी भी पॉसिबल है। तो क्या मसला हो गया, आप हुकूमत से नाराज़ क्यों हो गए? मीर साहब देखें, सरदार अफजल मेंगल साहब से, उनकी शख्सियत से, उनकी सियासत से आप बखूबी तौर पर आगाही रखते हैं। वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, इस वक्त अपने कौमी असम्बली हैं। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। जो मौजूदा इत्तेहाद जो कायम है PDM का, जो भी उसमें अहम पिलर के एक सतून की हैसियत से वो 2-3 महीने इसको बनाने में, इसको यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। बलूचिस्तान जैसे मखदूश सूबे में जहाँ पर गुज़िश्ता 20 से 30 साल में लोग जमहूरियत की, सियासत की, आहीन की, कानून की बात करने को तैयार नहीं है, ऐसे हालात में सरदार अफजल मेंगल ने जो है 2013 में और बाद 2018 में जो है आकर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को मुनज़्ज़म किया और एक जमहूरी फोरम पर उनको ले आया ताकि बलूचिस्तान की बात वो दलील के साथ, मंतक के साथ, आइन और कानून के दायरे में आगे बढ़ाई जाए। लेकिन आज वही सरदार अफजल मेंगल अपने घर में वड में जो है की मखसूस सूरत की वजह से उसको महसूर बनाया गया है और वो उनके इर्द गिर्द जो है मोर्चे बनाए गए हैं। आपको याद होगा शायद जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त तारिक अजीज साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 2004 में सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब हयात थे, उस वक्त भी उनके घर पर इसी तरह उनको मुआसरे में किया गया और उनके कोर्ट पर हमला किया गया।
جب بلوچستان کے اندر آپ لوگوں کو مسلح کرتے ہیں، جس طرح یہ عمران خان والا تجربہ ناکام ہوا، بلوچستان میں 20 سال سے یہ تجربے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مسلح کیا جاتا ہے، جبتے بنائے جاتے ہیں، لوگوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کے سیاسی موقف اور ان کی سیاسی جو ہے منطق کو، دلیل کو لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پرانی قبائلی دشمنی ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، قبائلی دشمنی ہے۔ آج جو لوگ قبائل اور قبائلی معاملات سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ قبائلی معاملات زمین پہ ہوتے ہیں، کسی رشتے پہ ہوتے ہیں، کسی زمین کے تنازع پہ، کسی خون خرابے پہ ہوتے ہیں۔ سردار عطا اللہ مینگل اور اس کے بعد ستار اختر مینگل وہ ان قبائلی معاملات سے بہت بالا ہیں۔ اگر یہ قبائلی جھگڑا ہوتا تو 20 سال میں سردار اختر مینگل کی طرف سے کسی بھی قبیلے کے کسی ایک دو شخص کو آپ کو مارنے کی اطلاع ہو جاتی۔ یہاں پر دوسرے ویسے واقعات ہوتے۔ سردار اختر مینگل صاحب کی بردباری کا اندازہ یہ لگا ہے، میں اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ 2004 میں جب ان کے بڑے والد صاحب حیات تھے، ان کے گھر پر یہاں پر کوٹ پر حملہ ہوا، مجھے اس وقت طارق عزیز صاحب نے مجھے ذاتی طور پر فون کیا کہ آپ جائیں سردار عطا اللہ مینگل صاحب کو کہیں کہ وہ مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ سردار عطا اللہ مینگل نے کہا میں اپنے علاقے میں لڑائی نہیں چاہتا، دونوں طرف سے میرے بچے ہیں، دونوں طرف سے میری قوم ہے، دونوں طرف سے میرا راج ہے۔ آج رات کو، کل رات کو سردار اختر مینگل نے یہی الفاظ اپنے دورہ جب بلوچستان نیشنل پارٹی کا یہاں پہ وفد آیا جس میں پارلیمانی اراکین ہیں، ہم سارے سینئر اراکین آئے، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں اس قبائلی معاملے کو جو ہے دبا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے، جو اپنے آپ کو ہم جمہوری کہتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ، یہ جو وڈ کا علاقہ ہے، یہ جو شارہ ہے، یہ انتہائی اہم شارہ ہے، یہ بلوچستان کی شہرک ہے، اور وہ جو وڈ ہے وہ بلوچستان کے سینٹر میں واقع ہے۔ جب ایسے میں مسلح جبتے ہا کے سڑکوں پہ قبضہ کر لیں، لوگوں کو ہراساں کریں، اغوا برائے تاوان کے کیسز ہوں، اور نہیں، لیکن ثناء اللہ بلوچ صاحب، جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے اس میں آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، آپ کا ذاتی طور پہ بڑا اثر و رسوخ ہے، چیف منسٹر صاحب آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتے، تو آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کرا پا رہے؟ معاملہ ہے ہی نہیں۔ یہ گزشتہ جب سے بلوچستان کے اندر جب سیاسی تنازع جب شدت اختیار کر گیا، بلوچستان کے سیاسی تنازع کو سیاسی بنیاد پر البجا کرنے کی بجائے اسلام آباد نے ایک اپنی پالیسی اپنائی، اور وہ پالیسی یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں جبتے قائم کر کے اس سیاسی مسئلے کو دبایا جائے، جو ناکام ہوا۔ یہ وفاقی حکومت کا ہے، وفاق کے بہت مضبوط ادارے اس کو جو سمجھتے ہیں ابھی تک چلیں اب اس پہ آپ کا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور آپ کے ذریعے جو ہے وہ مصدق ملک صاحب اور مصدق ملک صاحب کے ذریعے پرائم منسٹر جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سے بات کی۔